हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे घटना चक्र की आय दृष्टि मैगजीन्स के बारे में। और ये 2024 की प्रथम मैगजीन है। इस मैगजीन से विश्वास मानिए मोर देन 90% क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन से जो आपके कम से कम 28 या 29 क्वेश्चन, या 100% की बात करें तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएंगे 30 के में से, ठीक है ना, इसी मैगजीन से पढ़ के। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से पहले जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इससे पहले का टॉपिक कंप्लीट जो है मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, जो संक्षिप्त किया है, इसमें 6 टॉपिक थे, 6 टॉपिक को कवर करा दिया है। अब ये जो है ये राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला पार्ट करा दिया है, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट अभी आप देख रहे हैं। ठीक, कोशिश करिएगा जब आप देखें तो सारी वीडियो को देखें और सारी वीडियो को जो है ना 2x स्पीड पे देख लें, और इसके साथ जो है आप बुक पढ़ें। विश्वास मानिए जब बुक पढ़ोगे ना, ये वीडियो देखने के बाद मज़ा आएगा। ठीक है ना, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के बारे में। ठीक है ना, आपको पता है 2023 में जो है 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, और उस समय जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था, ठीक, उसी के उपलक्ष्य में। ठीक है ना, यहाँ पे आप खुद देख लेना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसी अवसर का जो समापन हुआ था उस समय जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। मतलब 15 नवंबर को एक दिवस मनाया जाएगा जिसका नाम होगा जनजातीय गौरव दिवस। ठीक, इसी प्रकार से 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाने की बात की गई थी, और यह वीर बाल दिवस जो है साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लो 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात कही। ठीक, और ये सारी बात किसने की? पीएम मोदी जी ने। ठीक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 31 अक्टूबर 2023 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है आपको पता है 31 अक्टूबर को, और इसी अवसर पर जो है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ का पहले नाम था राजपथ, ठीक है ना, और इसी का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर दिया गया कर्तव्य पथ। और इसी पथ पर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दौरान ये सारी कांड हुए। ठीक, तो इसी प्रोग्राम के दौरान जो मेरी माटी मेरा देश अभियान, एक अमृत कलश यात्रा का समापन हुआ, और इसी यात्रा के समय, ठीक है ना, इसी यात्रा के दौरान जो है इस कार्यक्रम के साथ जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भी किया गया। ठीक है ना, जैसा कि ऊपर यहाँ पर टॉपिक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन जो है देखो शुरू जो हुआ था वो तो यहाँ बात की जा रही है, ठीक है ना, बट उसी दौरान इन 3 दिवसों को मनाया गया। ठीक है ना, मनाने की घोषणा की गई थी, जब समापन हुआ था उसकी बात जो है यहाँ पर की गई। ठीक, आप पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नाउ आगे बात की जा रही है, अमृत महोत्सव का समापन हो गया, ठीक है ना, और उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 2021 को की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है के समापन के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ने जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है मंत्रालय विभागों को भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया। ठीक, अब किन किन को पुरस्कार दिया गया वो यहाँ पर देख लेते हैं। अब बात की जा रही है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहले बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान पर रखा गया, उसके बाद गुजरात को दूसरे स्थान पे, और हरियाणा को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया था। हरियाणा और राजस्थान को सम्मिलित रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया था। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो इस बुक में जो है जितने भी ये टॉपिक, ये जो डब्बे में टॉपिक है, ये विश्वास मानिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको पढ़े बिना एग्जाम देने मत चले जाना। ठीक, आगे बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष मंत्रालय। अभी हमने बात की थी 3 शीर्ष राज्यों के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं 3 शीर्ष या टॉप 3 मंत्रालयों के बारे में। ठीक, तो प्रथम पे था केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरे पे था केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, ठीक, और तीसरे स्थान पे था केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और तीसरे नंबर पे जो है रेल और शिक्षा मंत्रालय को रखा गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ, ठीक है, इसी पर जो है अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी रखा गया। ठीक, कब किया गया? जब अमृत महोत्सव का समापन किया गया था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसी जयंती को जो है एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में जो है स्मारक का शिलान्यास किया गया। ठीक, अब देखते हैं इस डब्बे वाले टॉपिक को। मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी लोकाभिमुख अभियान है और जिसे जो है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष यानी 75 ईयर्स पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक, क्या? मेरी माटी मेरे देश। ठीक, आगे बात की जा रही है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। इस का अभियान का आयोजन जो 9 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा मंत्रालय, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक, यह अभियान उन वीर और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप जो है आयोजित किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया गया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस अभियान की जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ठीक, आगे बात करते हैं नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन के बारे में भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो आपको जो ये PDF मिलेगी ना, उस PDF में जहाँ जहाँ भी आपको स्टार दिखेगा विश्वास मानिए वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। भारत की पहली ये ट्रेन है नमो भारत ट्रेन है। ठीक है ना, इसका नाम रखा गया भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है ना, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से जो है देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के लिए जो प्रधानमंत्री के विजन के रूप में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, ठीक है ना, RRTS इसका शॉर्ट नाम है। और इस क्वेश्चन में ना इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि RRTS का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है। और हिंदी में बात की जाए तो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली। और RRTS जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जो NCR है में क्षेत्रीय नोड्स, रीजनल नोड्स को जोड़ने वाली रेल आधारित प्रणाली है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे बात की जा रही है यह एक समर्पित उच्च गति, देखो ये सब ना आप पढ़ लेना, बाकी मुझे ना लग रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे बात की जा रही है, ये देख लो अंत में NCR के विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 RRTS गलियारों के विकास की सिफारिश की गई है। इसमें 8 बनेंगे। ठीक है ना, और इसमें से अभी एक बन गया। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये NCR रीजन है, NCR रीजन है। अब इस NCR रीजन से जो है, एक मिनट, NCR रीजन से जैसे यहाँ से कोई एक छोटा सा शहर है, इस NCR से यहाँ से एक कोई छोटा सा शहर है, एक यहाँ से छोटा शहर है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो NCR से सीधे कनेक्ट किया जाएगा इस RRTS के द्वारा। ठीक है ना, एक नई प्रणाली है, एक तरह से एक रेल का ही एक विकसित रूप है। ठीक है ना, और इस जो ट्रेन है इसमें ये खासियत है कि इसमें कम से कम बीच में स्टेशन होंगे, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होगी। ठीक है ना, बस यही नाम है। आगे बात करते हैं RRTS के गलियारे निम्नवत हैं। ठीक है ना, 8 गलियारे। प्रथम गलियारे मतलब प्रथम जो रास्ता है, रूट है, वो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जो 8 गलियारे वो देख लो, गाजियाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ पहला गलियारा। ठीक, और यही जो है ना अभी बन के तैयार हुआ है, दिल्ली से होके चलेगी गाजियाबाद होते हुए और ये जो मेरठ तक जाएगी। ठीक, दूसरा जो गलियारा है ये दिल्ली गुरुग्राम NSB अलवर। ठीक है ना,
इसके बाद तीसरा है दिल्ली से पानीपत, चौथा जो है दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ और पलवल, ठीक। चौथा जो है गाजियाबाद खुर्जा, और पांचवा है दिल्ली बहादुरगढ़ और रोहतक, और छठवां है आपका ये आपका है गाजियाबाद हापुड़, और ये आपका है दिल्ली सादरा बड़ौत, एक छूट गया है, ठीक है ना, टोटल 8 हैं। तो ये जो है ना दिल्ली सादरा बड़ौत, ठीक, ये 8 गलियारे हैं। इन 8 गलियारों को याद नहीं करना है, बस याद कर लो 8 गलियारे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे स्मरणीय तथ्य के बारे में। तो 20 अक्टूबर 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद स्थित एक साहिबाबाद, एक छोटा सा शहर है या मतलब कस्बा टाइप है, ठीक है ना, साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की प्राथमिकता वाले खंड प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया, ठीक है ना। तो दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ का जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। 8 गलियारे हैं, ठीक है ना। ये भारत की आधुनिक तरह की एक विकसित ट्रेन है। इसमें अधिक सुविधाएं होंगी, इसमें कम जो है बीच में स्टेशन होगी, अधिक स्पीड होगी, ठीक है ना। बस यही सारी चीज़ें हैं, और ये एक तरह से मेट्रो का नया रूप है, ठीक। इसके साथ ही उन्होंने जो है भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इस जो ट्रेन है RRTS, इसका नाम रखा है नमो भारत ट्रेन। और ये जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है, साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक जोड़ेगी, साहिबाबाद गाजियाबाद में यहाँ से, और दोहाई डिपो ये मेरठ तक जाएगी, ठीक, को जोड़ने वाली जो है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसी के साथ जो है भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली, ठीक, RRTS देख लो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का प्रारंभ हो गया, ठीक। यहाँ पे देख लो जो भी इम्पोर्टेंट है वो उल्लेखनीय है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। इसकी जो मैक्सिमम क्षमता है ये स्पीड की बात की जाए तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और वहीं बात की जाए गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में लगेगा, ठीक है ना। और वहीं बात करें RRTS की संचालन गति, मैक्सिमम क्षमता 180 है, लेकिन चलेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ठीक है ना। और औसत गति इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। इस पूरे टॉपिक में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला तो इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। और ये जो जोड़ेगी कहाँ तक, ये जो है दिल्ली से शुरुआत होगी, गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है कि साहिबाबाद से जो है ये दोहाई डिपो तक जाएगी, ठीक है ना। बाकी इसका क्षेत्र जो रूट है ये 82.15 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ये स्पीड देख लो, इसकी जो मैक्सिमम क्षमता 180 किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं बात की जाए चलेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और एवरेज स्पीड जो है ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना। आगे बात करते हैं गांगे डॉल्फिन जो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। आगे बात की जा रही है गांगे डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है, इंपॉर्टेंट है, ये जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है, ठीक है ना। बाकी के आप खुद से पढ़ लेना। इसकी जो कुल 4 प्रजातियां होती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो इसके अतिरिक्त जो है 3 मीठे पानी के डॉल्फिनों में जो मतलब 4 प्रजातियां होती हैं, और चारों प्रजातियां मीठे पानी में रहती हैं, ठीक है ना। बस यही बात की जा रही है। बाकी ये जो आप एक बार खुद से देख लेना। और इस डॉल्फिन को जो टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये एकमात्र नहीं कहेंगे, यह जो है ये स्तनधारी अंडे देने वाला जीव है, मतलब स्तनधारी भी और अंडे भी देता है, ठीक। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से जो है ये शिकार करते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे स्मरणीय तथ्य के बारे में देख लो। स्मरणीय तथ्य का मतलब है एक तरह से अभी चर्चा में रहा कोई नई चीज़ घटी है, ठीक है ना, जो करंट अफेयर से संबंधित है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के द्वारा जो है गांगे डॉल्फिन को जो है उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय जलीय जीव घोषित
कर दिया गया। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट ना लग रहा मुझे, ठीक है ना। वहीं देख लो, इसके पूर्व केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने अभी मई 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, ठीक। और 2008 में गंगा नदी को डॉल्फिन को असम सरकार के द्वारा जो राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। देखो 2010 में केंद्र सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, ठीक। इससे पहले 2008 में असम सरकार ने राज्य जलीय जीव घोषित किया गंगा डॉल्फिन को, ठीक। इसी प्रकार से गंगा डॉल्फिन को अब 2023 में यूपी सरकार ने जो है राजकीय जलीय जीव घोषित किया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे आप देख लेना, बट मुझे ना लग रहा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये डब्बे वाला देख लो, डब्बे में क्या कह रहा है। यहाँ पे ना घोल मछली के बारे में, घोल मछली जो है ये गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है, इतना इंपॉर्टेंट कर दो। और बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 21 नवंबर 2023 को विश्व माछली दिवस मनाया जाता है, और इसी के अवसर पर घोल मछली को गुजरात सरकार ने जो राज्य मछली घोषित किया, ठीक है। और घोल मछली का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे देख लो, प्रोटोनिविया डायकैंथस, ठीक। बाकी यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी मछलियों में से एक है घोल मछली, और इसका जो कलर है सुनहरा भूरे रंग का होगा। और मछली जो गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्रों में भी पाई जाती है, ठीक। इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जानते हैं, तो गोल्ड फिश के नाम से भी जानते हैं घोल मछली को, ठीक। इसके साथ जो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डायकैंथस है, और गुजरात ने जो घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया। और यहाँ पे देख लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये जो 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब बात की जा रही गंगा नदी किनारे जो है गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवास संरक्षित क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य में, ठीक है ना। वही उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में। अगर आपका बिहार का एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपी के एग्जाम के लिए मुझे ना लग रहा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। यहाँ पे देख लो, भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक। एंड 15 अगस्त 2020 को जो है स्वतंत्रता के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी, ठीक। कब को की गई थी? 15 अगस्त 2020 को। अब बात करते हैं आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं आयुर्वेद विज्ञान नैपुण्य पहल के बारे में। तो भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी, ठीक है ना, और भारत की भेषज संहिता में प्रलेखित आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखते हैं स्मरणीय तथ्य को, ठीक है। स्मरणीय तथ्य में देखते हैं नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, इसको बोलते हैं CCRAS। इसका पूरा नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। नई दिल्ली ने जो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, और ये जो अग्नि, इसका आधा नाम शॉर्ट में नाम दिया गया, अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है ना, को लॉन्च किया। इसको लॉन्च नई दिल्ली से किया गया, और किसने किया है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका शॉर्ट नाम है अग्नि। अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है ना। और इस पहल को जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया, और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया, ठीक। बाकी देख लो, यहाँ पे इसके तहत जो चिकित्सकों के द्वारा आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा करना है, ठीक है ना। और अग्नि का वही नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है ना, ये पूरा नाम है। तो नामक इस पहल के उद्देश्य निम्नवत हैं, ये आप उद्देश्य देख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें जो भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG, ठीक है ना, PDG का सदस्य। तो यहाँ पे देख लो, भारतीय भेषज संहिता IP को यहाँ पे नाम दिया गया इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है ना। ये जो ना IPC ये जो है इंडियन पिनल कोड नहीं है, ये दूसरा, ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो,
IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और भारतीय भेषज संहिता को जो भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में जो मान्यता प्राप्त है। ठीक, बाकी यहाँ पे देखते हैं भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC, ठीक है ना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक यह स्वास्थ्य संस्थान है, ठीक है ना, और देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इस आयोग का जो गठन किया गया है। आगे बात करते हैं 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह, इसको बोलते हैं PDG, ठीक है ना, की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में संपन्न हुआ था। और यह जो अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाहर जो आयोजित PDG की प्रथम बैठक थी और साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत रूप से जो है उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी। और इस बैठक के दौरान जो है भारतीय भेषज संहिता आयोग को PDG के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बाकी यहाँ पे देख लेना, मुझे ना लग रहा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के बारे में। देखो यहाँ पे ये जो सारी कहानी है ना, ये समक्का सरक्का जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर एक समक्का सरक्का 2 लेडीज थी, ठीक है ना, माँ बेटी थी। इन्होंने जो है एक राजा था, ठीक है ना, उस राजा के समय सूखा पड़ी थी और सूखा के दौरान इन्होंने जो है जन आंदोलन किया था और उसी दौरान जो है ये दोनों महिलाएं एक तरह से प्रसिद्ध हुई, ठीक है ना। और उन्हीं के याद में जो है ना ये यहाँ पे एक आयोजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दोबारा से पढ़ के बता दे रहा हूँ, समक्का एवं सरक्का, ठीक है ना, ये जो है सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है, एक मेला है। ठीक, वही बात करें यह मेला, ठीक है ना, यह मेला जो है समक्का सरक्का के नेतृत्व में जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। और ज्ञातव्य है कि माँ बेटी की इस जोड़ी ने जो 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा जो है सूखा की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था। और समक्का सरक्का, ठीक है, समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार के द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, राज्य सरकार जो है ना, तेलंगाना की राज्य सरकार ने राज्य उत्सव घोषित किया है किसे, समक्का सरक्का जठारा उत्सव को। ठीक, यहाँ पे देख लो स्मृति तथ्य, ये इम्पोर्टेंट। 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। और इस विधेयक का उद्देश्य जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के एक्ट में संशोधन करना। बाकी यहाँ पे की जा रही है बात, यह संशोधन जो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया गया, ठीक है ना। यह संशोधन जो 2009 वाला समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया गया। और यह विश्वविद्यालय जो तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक, समक्का सरक्का के बारे में आपको पता ही है। ज्ञातव्य है कि 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा के द्वारा एवं 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं ट्रैवल फॉर लाइफ के बारे में। किसके बारे में? ट्रैवल फॉर लाइफ। ठीक, यहाँ पे देखते हैं मिशन लाइफ, ठीक है ना। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एवं पर्यावरण की संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यक्रम को प्रेरित करना। और उल्लेखनीय है कि लाइफ शब्द का तात्पर्य जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से संबंधित है। और मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2021 को, पहले की खबर है, ठीक है ना, तो 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक मीटिंग हुई थी UNFCCC, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र यानी कि COP26, ठीक है ना, में प्रस्तावित किया था। और 20 अक्टूबर 2022 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर मतलब गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वहीं पर से जो है मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की थी। इसमें केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि मिशन लाइफ की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी और 20 अक्टूबर 2022 को, और एकता नगर यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर और औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। ठीक है। आगे यहाँ पे आगे देख लो, इसके तहत जो वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदानों करने वाला पहला देश है। ठीक। स्मरणीय तथ्य मतलब करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक वो देख लेते हैं। 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने जो विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर जो भारत मंडपम में नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया था। ठीक। तो अभी की जो खबर है वो 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने जो है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसी के अवसर पर नई दिल्ली में मनाया। ये भारत मंडपम में ही G20 सम्मेलन हुआ था। इसी में जो है लाइफ और ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया। ठीक। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लो यहाँ पे थोड़ा सा। इस कार्यक्रम को जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भागीदारी में प्रारंभ किया था। ये ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत, मिशन लाइफ जो प्रोग्राम था उसी के अंडर में ट्रैवल फॉर लाइफ, ठीक है, इसके अंतर्गत जो पर्यटन के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम है। ठीक। आगे देख लो, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय नीति के साथ जो अभिसरण में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। बाकी यहाँ पे देख लो ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत जो चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय जो निम्नवत हैं। ठीक है ना, केवल 8 विषय याद कर लो, बस इतना काफ़ी है। बाकी ये सब याद मत करना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो जस्ट। ऊर्जा की बचत पहला पॉइंट है। ठीक। बाकी दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लो, जल की बचत, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार। चौथा है आपका अपशिष्ट को कम करना। पांचवा है स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, और छठवां है स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान। ठीक। वही सातवां देख लो, 7th स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, और नेक्स्ट है 8th प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। ठीक। अब यहाँ पर देख लो ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों में जो है लॉन्च किया गया, प्रारंभ किया गया। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। ठीक। बाकी यहाँ पे देख लो स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ को एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है। ठीक है ना, और जैसे जो देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई है। ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई, और इस घोषणा में जो है पर्यटन के माध्यम से गांव की सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके तहत कुल 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया, और इनमें से 5 गांवों को स्वर्ण मिला, सोने का पदक मिला, गोल्ड मिला, 10 गांवों को सिल्वर मिला, और 20 गांवों को जो है कांस्य मिला। ठीक। तो टोटल कितना है 10 20 10 20 30 30 5 35 गांव पुरस्कृत किए गए थे। 5 को गोल्ड, ठीक है ना, 10 को सिल्वर और 20 को जो है रजत, ये आपका 20 को कांस्य पदक मिला। यहाँ पे देख लेते हैं स्वर्ण जो मिला किसे किसे मिला। देखो अपना जो यूपी का एग्जाम है, तो ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है दावर, इसे मिला है। उत्तराखंड का एक गांव है ये समोली, इसे मिला है। मिजोरम का रेई एक इसे मिला है। केरल का कंथालूर और मध्य प्रदेश का मंडला, इन 5 गांवों को जो गोल्ड मिला है।
ठीक है ना। बाकी इनको देख लेना। यहाँ पे बात की जा रही है, 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है कि रजत श्रेणी में जो पुरस्कृत गाँव है, उत्तर प्रदेश का एक गाँव है कोरोना ग्राम को जो रजत पदक मिला है, मतलब सिल्वर पदक मिला है। कोरोना को जो है उत्तर प्रदेश का गाँव है और इसको जो है रजत पदक से सम्मानित किया गया, रजत पदक सिल्वर से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद कर लेना। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के बारे में, ठीक। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के बारे में तो 26 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL को पंजीकृत किया गया। तो उल्लेखनीय 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, और ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गठन को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है सहकार से समृद्धि, ठीक है ना, विजन के अनुरूप जो है भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, NCOL की स्थापना एक जो राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति के रूप में की गई। और NCOL का जो है लक्ष्य जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पाद संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए जो उपज पर मुनाफे में वृद्धि करना है, ठीक है ना। बाकी मतलब यहाँ इसमें जो है ना NCOL जो जैविक खाद है, इस पे जो बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक खेती के बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका जो मुख्यालय ये आनंद गुजरात में, किसका, NCOL का। बाकी इसमें तथ्य देख लो। यहाँ पे बात की जा रही है 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के द्वारा जो नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना और विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं भी बात की जा रही है NCOL के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, ये हैं आपके अमित शाह के द्वारा जो है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। इसमें याद कर लो NCO के द्वारा जो है केंद्रीय जो सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है ये भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया, लॉन्च किया गया 8 नवंबर 2023 को। जो ऑर्गेनिक अंडर वन रूप विचार कंसेप्ट के साथ जो सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई, ठीक। अब बात करते एकात्मकता की मूर्ति के बारे में, ठीक है ना। इसका जो इंग्लिश में नाम है स्टैचू ऑफ वननेस है। ये आदि शंकराचार्य जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जान जाते हैं, ठीक है ना। और 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वानों वे अद्वैत के समर्थक थे, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मा के सिद्धांत को मानते थे, ठीक। इनका जन्म जो केरल के जो कालड़ी ग्राम में हुआ था, एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने श्रृंगेरी पुरी द्वारका बद्रीनाथ थे 4 मठों की स्थापना की थी। ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ उनकी उत्कृष्ट कृतियों में शामिल है, ठीक। आगे बात की जा रही है, यहाँ पे बात देख लेते हैं स्मरणीय तथ्यों के बारे में देख लो। 21 सितंबर 2023 को जो है मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है एकात्मकता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया। 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया, ठीक है ना। और इस मूर्ति का अनावरण जो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आयोजित शंकर अवतरणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया था, ठीक। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी जो अन्य इंडिया में मूर्ति ये देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और यहाँ पर तिरुवल्लम प्रतिमा तमिलनाडु में, गोमटेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में, भगवान मुरुगन मूर्ति तमिलनाडु में और मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा ये कर्नाटक में, ठीक। आगे देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 14 अक्टूबर 2023 को, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैरीलैंड अमेरिका में BR अम्बेडकर
19 फीट की ऊंची सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये भारत के बाहर विदेश में स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया। और भारत के बाहर स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह हैदराबाद में स्थित एक इन्हीं की प्रतिमा है जिनका नाम है बी आर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है। मतलब जो हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है ना, उसी प्रतिमा का छोटा रूप जो है ये अमेरिका के मैरीलैंड में लगाया गया, ठीक है ना। और इस प्रतिमा के अवसर के शिल्पकार ये राम बी सुतार हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ देख लेना, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है, सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, और ये जो गुजरात में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी शताब्दी, ये सब पता है आपको, छोड़े से ज्ञातव्य के अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री ये आपके थे चंद्रशेखर राव, अब तो बदल गए ना, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर राव ने भारत में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। और हैदराबाद में स्थित कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई जो 125 फीट है, ठीक। अब इसे देख लेते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, ठीक है ना। यहाँ पे जो गठन किया गया ये सब छोड़ देते हैं। यहाँ देखते हैं 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। और यह राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के निम्न प्रमुख कार्य होंगे, ठीक। जो कार्य होंगे ये नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान जो है व्यक्त किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। इस टॉपिक से जो यूपीपीसीएस का जो अभी कल रिजल्ट आया उसमें भी इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो महिलाओं को लोकसभा में जो है 33% आरक्षण देने की बात की गई है और इसको जो पारित भी हो गया, ठीक है ना। देखो ये जो है ना 33% आरक्षण लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, ठीक है, मतलब सेंट्रल के और जो स्टेट के निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित या पहले भी बात की जा चुकी है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 11वीं लोकसभा में बात की गई थी, ठीक है ना। उस समय प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को, ठीक, बात की। फिर दूसरी बार बात की गई 12वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी थे और ये बात है 14 दिसंबर 1998 को, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी बार फिर इसको जो है बात की गई थी तीसरी बार 13वीं लोकसभा में, 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा में जो फिर दोबारा से जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। देखो पहली बार बात की गई एच.डी. देवगौड़ा थे, दूसरी बार तीसरी बार जब बात की गई तो जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे। पहली बार जब बात की तो 11वीं, फिर दूसरी बार 12वीं और तीसरी बार 13वीं, इस प्रकार से 3 बार बात की गई, ठीक है ना। और तीनों बार जो है यह पास नहीं हो सका और तीनों बार फेल हो गया। रीजन था लोकसभा में जो सदस्य थे उनकी आपसी मतभेद, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं 85वां संविधान संशोधन 1999 के नाम से 23 दिसंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मत अभाव में यह जो विधेयक पारित न हो सका, ठीक। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, फिर बात की गई है 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संशोधन 108वां संशोधन विधेयक 2008 के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा की बजाय जो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया गया चौथी बार, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा ने जो है 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया था। हालांकि 14 मई 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ यह विधेयक भी समाप्त कर दिया गया था और पारित नहीं हो चुका था, ठीक है ना। अब बात करते हैं अभी यहाँ की चर्चा क्या रही। स्मरणित तथ्य 19 सितंबर 2023 की बात है और इस समय जो है महिला आरक्षण विधेयक को संविधान जो विधेयक है ये 128वां विधेयक है, ठीक है ना, 2023 का।
और इसको जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट याद कर लो, 128वां विधेयक है और 106वां जो है संविधान संशोधन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 20 सितंबर को इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया और 21 सितंबर को जो है इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। ठीक, वहीं आगे बात करें तो 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 20 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना, स्वीकृति के बाद यह जो विधेयक था यह कानून बन गया और 106वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक, बाकी यहाँ पे देख लो, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक, बाकी यहाँ देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विधेयक सत्र के दौरान जो है पारित किया गया था। विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी यहाँ देखते हैं। ज्ञातव्य है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नाम इसका दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है ना, 128वां संशोधन है, विधेयक है। ठीक, और इसमें जो 128वां संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान किया, वहीं 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। 2 सदस्य कौन कौन से थे? दोनों मुस्लिम थे और दोनों के जो नाम थे वो यहाँ पे देख लो। दोनों के जो नाम थे ये असुद्दीन ओवैसी थे और ये सैयद इम्तियाज जलील थे। ठीक, और ये अमीम पार्टी से संबंधित है। ठीक, और वहीं बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है जबकि राज्यसभा में यह विधेयक जो सर्वसम्मति पारित हो गया। तो राज्यसभा में तो 100% लोगों ने बोल दिया कि इस विधेयक को पारित हो जाना चाहिए। ठीक, वहीं बात की जा रही निचले सदन लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबने जो है बोल दिया कि इस विधेयक को पारित हो जाना चाहिए। ठीक है ना, महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। ठीक है ना, और वही बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ दिन बाद क्वेश्चन बन जाएगा कि नए संसद भवन में पारित होने वाला प्रथम विधेयक कौन सा है। ठीक है ना, तो ये महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक है। ठीक, और इस विधेयक के पारित होने से जो है विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। ठीक है ना, और इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है ना, राज्यों की विधानसभा निचला सदन और सेंट्रल का निचला सदन लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली यानी कि जो NCR की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों के 1/3 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, अभी ये लागू नहीं हुआ है और लागू जो ये बाद में होगा, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन 106वां है और इसका अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239A में संशोधन किया गया और इसी में जो है 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 330A और 332A, और तीसरा जो है ये जोड़ा गया 334A। 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 330A, 332A और 334A, और संविधान संशोधन जो किया गया वह 339A में संशोधन किया गया। ठीक, 106वां संविधान संशोधन और 128वां संविधान संशोधन का विधेयक है। ठीक, 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 21 सितंबर को जो है राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है ना, और राष्ट्रपति के द्वारा जो बाद में हस्ताक्षर कर दिया गया 28 से 27 सितंबर को। ठीक, हालांकि डेट नहीं पूछा जाएगा लेकिन कई बार पूछ भी लिया जाती है, ऐसे 4 टॉपिक दे देगा। ठीक है ना, कथन के रूप में अनुच्छेद 330A को जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधानों को शामिल किया गया। लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों के में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है ना, लोकसभा की बात की जा रही है। वही बात की जा रही है, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की समेत जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वही अनुच्छेद 332A को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा, मतलब राज्य की विधानसभा, राज्य का जो 2 सदन होते हैं उसका निचला सदन, ठीक है ना, में महिलाओं की सीटों को आरक्षित करने से संबंधित है। और संविधान के नए अनुच्छेद 334A को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संविधान संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया। ठीक, बाकी यहाँ पे देख लो, इतना देखो इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि संविधान संशोधन 106वां, ठीक है, और विधेयक है 128वां, ठीक है ना,
और 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। इसमें जो है इसका नाम क्या है, ठीक है ना। नारी शक्ति बंधन अधिनियम और अनौपचारिक रूप से नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ जो है ना, और मुझे ना लगा कुछ पूछेगा, ठीक। हाँ, 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसको जो लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो लोकसभा में 20 सितंबर, राज्यसभा में 21 सितंबर को, और जो है राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई 28 या 27 सितंबर को, ठीक। बाकी अब यहाँ पे बात करते हैं आयुष्मान भव अभियान के बारे में, हेल्थ से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पिछला है